उभरता हुआ, इसमें एक मजबूत चेहरे की तरह उभरता हुआ राहुल गांधी का ये ब्रांड, जाहिर सी बात है ये नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नींदें उड़ाने के लिए काफी है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। जाना माना चेहरा है राकेश पाठक जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज मेरा सवाल आपसे सबसे पहला, ब्रांड मोदी, ब्रांड राहुल की तो हम बात करेंगे, लेकिन आज जो राहुल गांधी ने किया है, जो नरेंद्र मोदी का सबसे सेफ जोन है, जहां पर 20 साल से ज्यादा से सत्ता पर काबिज है भारतीय जनता पार्टी, वहां पर जाकर जिस तरह से ललकारा है विचारों के आधार पर और तमाम एक ब्रांड मोदी को जिस तरह से ध्वस्त करते हुए नजर आए हैं राहुल गांधी वहां पर, इसको आप कैसे देखते हैं? अभी तो बहुत वक्त है गुजरात के चुनाव में, लेकिन उन्होंने जहां कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर है, उन्होंने शुरुआत वहां से की है ताकि कार्यकर्ताओं में ऐसी ताकत फूकी जाए ताकि जब 2027 में चुनाव हो तो नतीजे ऐसे देखने के लिए मिले जिसकी अपेक्षा शायद बीजेपी या और दूसरे दल ना कर रहे हो। देखिए बुशरा जी, राहुल गांधी जिस रणनीति पर चल रहे हैं वो रणनीति ये है कि अपने प्रतिद्वंदी को उसके घर में ही उसकी मांद में घुसकर ललकारा जाए। हम सब जानते हैं कि गुजरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला रहा है। हिंदुत्व के उभार का सबसे पहला महाविस्फोट गुजरात में ही हुआ था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों की कर्मभूमि है, वो जन्मभूमि है। इसलिए वहां जाकर राहुल गांधी का ये कहना कि गुजरात के लोगों को सिर्फ इतना बताना है कि इनसे डरना नहीं है, इन्हें चुनाव हरा देंगे हम, और उससे पहले उन्होंने सबसे बड़े मंच को चुना गुजरात की चुनौती देने के लिए। वो देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद है। वहां कोई विषय नहीं था गुजरात के चुनाव को लेकर, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उन्हें अपना भाषण देना था, लेकिन बिल्कुल चीन चीन कर वे नरेंद्र मोदी के मर्म पर चोट कर रहे थे। एक तो उन्होंने नरेंद्र मोदी नाम के ब्रांड को बिल्कुल नेस्तनाबूद करने के लिए उन्हीं की कही गई बातों को दोहराया कि इनकी तो परमात्मा से डायरेक्ट डायलिंग है, सीधी बातचीत होती है, ये तो नॉन बायोलॉजिकल है, और तमाम सारे उनके बयानों को दोहराया। नरेंद्र मोदी की जो अपराजय अजय छवि है उसे तोड़ने की जरूरत थी। तिलिस्म होता है ना, जादूगर एक तिलिस्म बांधता है, लेकिन दर्शकों में से उठकर कोई अगर ये कह दे ये कोई जादू नहीं है, ये तो सिर्फ धोखा है, तो उसका तिलिस्म टूट जाता है, बाकी दर्शकों के भीतर भी अविश्वास पैदा हो जाता है। राहुल गांधी यही काम कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो कांग्रेस या राहुल गांधी के सामने या किसी के भी सामने दो बड़ी चुनौती हो सकती है। एक राजनीतिक चुनौती है जो नरेंद्र मोदी नाम के ब्रांड के रूप में है, दूसरी चुनौती वैचारिक, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में सामने खड़ी है। राहुल गांधी इन दोनों पर चोट कर रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक, और अब गुजरात में जाकर उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया। दो तीन चीजें नई उन्होंने आज जोड़ी हैं। जैसे वे कह रहे हैं कि जैसे अयोध्या में हराए वैसे गुजरात में हरा देंगे। यद्यपि अयोध्या में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी नहीं था, वो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था। फिर वे बनारस को दोहरा रहे हैं कि बनारस में हमने थोड़ा और कुछ किया होता। रायबरेली में भी कह चुके अगर बहन लड़ जाती तो नरेंद्र मोदी जी हार जाते, 2-3 लाख वोटों से चुनाव हार जाते। बचकर निकले हैं, जान बचाकर निकले हैं। ये सारे राजनीतिक दांव पेच है, और राहुल गांधी एक मजे हुए राजनेता के रूप में न केवल अपनी ब्रांड को, अपने कद को निखार रहे हैं, उभार रहे हैं, बल्कि अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी नरेंद्र मोदी की जो भीम का एक छवि बनी हुई थी उसे काट छाट कर हर तरह से छैनी हथौड़ा लेकर आदम कद बनाए दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भी साधारण मनुष्य है, नरेंद्र मोदी भी साधारण राजनेता है। भले 2 बार चुनाव जीत गए, तीसरी बार जैसे तैसे सरकार बना ली है, लेकिन इन्हें हराया जा सकता है। और इसमें सुर में सुर मिलाने का काम कर रहे हैं उनके घटक दल। जैसे संजय राउत ने जो कहा वो बहुत विचारणीय विषय है मिश्रा जी। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को बतौर पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया जाता तो आज इंडिया गठबंधन की सरकार होती, लेकिन उस वक्त हम और आपको भी लगता था कि अभी से पीएम का कैंडिडेट घोषित करेंगे तो बाकी के जो सहयोगी दल हैं गठबंधन में
उनमें से कोई छिटक जाएगा, प्रधानमंत्री पद के तमाम और दावेदार हैं। लेकिन नतीजे निकलने के बाद लगा कि सचमुच में कांग्रेस और राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी नेता के सिवा कोई और किस बिना पर दावेदारी करता। 37 सीटों वाले समाजवादी पार्टी के नेता की दावेदारी भी 99 या 100 सीटों वाले नेता से तो बड़ी है। और अगर उसकी सीटें 110 115 आई होती तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की सरकार होती। तो हम आज जो बातचीत कर रहे हैं उसका मूल आधार यह है कि राहुल गांधी अपनी सक्रियता से, अपनी गतिविधियों से, संसद से लेकर सड़क तक अपने अपनी एक्टिवनेस से न केवल मोदी को, बीजेपी को, बल्कि इस देश की जनता को एड्रेस कर रहे हैं। उसे बता रहे हैं कि मैं होल टाइम जर्नलिस्ट हूं और हमेशा से था ऐसा। वो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या आईटी सेल ने ऐसी छवि बना दी कि राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, चुनाव खत्म होते ही इटली भाग जाएंगे। इटली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले गए, राहुल गांधी तो नहीं गए। तो ऐसा करते हुए वे भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें मालूम है ये लड़ाई अभी अधूरी है, सरकार नहीं बना पाए, ये तो सच्चाई है ना। बहुमत नहीं मिला, ये भी उतना बड़ा सच है। लेकिन चुनाव कभी भी हो सकते हैं, हो सकता है मध्यावधि चुनाव हो जाए, न हो जाए तो जैसा कि लालू प्रसाद यादव जी ने आज कहा कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी। तो जब सरकार बनने की नौबत आए तो ब्रांड राहुल गांधी इतना बड़ा बनकर तब तक तैयार हो जाए कि कोई चुनौती ना दे सके, उसे कोई चैलेंज ना कर सके। इसीलिए वे राउंड द क्लॉक 24 घंटे, 7 दिन, 30 दिन, 365 दिन, 60 मिनट, 60 सेकंड अब राजनीति कर रहे हैं। तो वे हर तरह के आरोपों से खुद को न केवल मुक्त करते जा रहे हैं बल्कि स्थापित भी करते जा रहे हैं कि मैं हूं एक विकल्प। पहले से, आज से आप सोचिए, मई जून तक इस देश में लोग कहते थे हुई आफ्टर मोदी, कौन है मोदी का विकल्प, वो कौन सा टीना फैक्टर चलता है। तो राहुल गांधी आज की तारीख में ये तो साबित कर ही चुके हैं कि नरेंद्र मोदी का विकल्प वे ही हैं। वे अकेले विकल्प हैं बजाय इस वक्त तमाम प्रांतीय नेताओं के बीच में से। तो इसके पीछे उनकी मेहनत है, वो दिखाई दे रही है। जनता के बीच में कितना संदेश जाता है, कितना लोग समझ पाते हैं, ये जनता के ऊपर है। जी बुशरी जी। और आपने ये देखा होगा राकेश जी कि कैसे एक ब्रांड मोदी बनाया गया। ये बताया गया कि वो 18-18 घंटे, 20-20 घंटे काम करते हैं, वो थकते नहीं हैं, वो टॉनिक कौन सा लेते हैं, आखिर उनके चेहरे पे इतना तेज कैसे है, कैसे वो लगातार 24 घंटे जो है ऐसे काम करते रहते हैं। लेकिन अगर इसको अब उल्टा कर दिया जाए, अगर यहाँ पर अब बात अगर ब्रांड राहुल की जाए तो वाकई में सवाल पूछा जाना चाहिए। क्योंकि अब हम बात सिर्फ यहाँ से ना करें कि भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की, उससे तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो लाइमलाइट में आए, लोगों ने उसके बारे में उस तरह से बात करनी शुरू की। लेकिन उससे पहले भी हम ये देखे हैं, चाहे भट्टा परसौल की बात करें या उसके बाद से होते हुए कई इस तरह के इंसिडेंट्स थे जहां हमने राहुल को लोगों के बीच में मौजूद देखा। लेकिन वो मीडिया ही था, जो मीडिया जो गुलाम था और अभी भी गुलाम है, जिसको राहुल के बारे में बात करना गवारा ही नहीं था, ब्रांड मोदी का ही वो महिमा मंडन करता रहा। लेकिन अब वो भी मजबूर हो गया है ब्रांड राहुल की बात करने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी का मतलब अब टीआरपी हो गया है, नरेंद्र मोदी का मतलब अब टीआरपी नहीं रह गया है। और इसका आकलन उनके चैनल्स पर जाके, यूट्यूब, संसद टीवी पे जाकर या टीवी चैनल्स जो है उनके यूट्यूब चैनल्स पर जाकर भी देखा जा सकता है। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जिस तरह से राहुल गांधी एक बहुत बड़े चेहरे के तौर पर, एक बड़ी ब्रांड के तौर पर जो उभर रहे हैं, उनके सामने अभी आप चैलेंजेस क्या क्या देख रहे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता, अमित शाह एक ऐसे नेता जो ऐसे तो खामोश बैठने वाले नहीं हैं। तो उसके साथ बड़ा चेहरा बनने के साथ साथ राहुल गांधी के साथ जिस तरह के चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या उसको भी आप देख रहे हैं आगे? देखिए, राहुल गांधी की राह में अभी कई तरह के चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं। लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा और विस्तार दे दें, जो आपने कहा ना कि इन दोनों में क्या अंतर आया, और उसका बड़ा पैमाना है कितने लोग इस देश में राहुल गांधी को सुनना चाहते हैं और कितने लोग नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते हैं, कितने लोग देखना चाहते हैं। और इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण मिला है संसद की उन दोनों की स्पीचेस के जरिए, दोनों के भाषण। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी एक दिन पहले बोले, दूसरे दिन नरेंद्र मोदी बोले। संसद टीवी तो सरकार द्वारा नियंत्रित है। दूसरी बात, ये ऐसे माध्यम है, इस पर
आप वैसे नियंत्रण नहीं कर सकते। डीवी लाइव को अगर मतगणना के दिन 10 करोड़ लोगों ने देखा तो ये कोई प्राइवेट व्यूज नहीं थे, ये ऑर्गेनिक व्यूज है। इसी तरह संसद टीवी हो या नरेंद्र मोदी का अपना यूट्यूब चैनल हो उनके नाम का, राहुल गांधी का उनके नाम का यूट्यूब चैनल हो, ये आंकड़े बताते हैं कि राहुल गांधी को संसद टीवी पर 10 लाख लोगों ने देखा, 10 लाख लोगों ने देखा सुना। नरेंद्र मोदी को 1,30,000 लोग, अभी भी 1 लाख से ऊपर नहीं पहुंच पाए हैं शायद। उन दोनों के अपने अपने चैनल्स पर जरूर, नरेंद्र मोदी शुरू में बहुत पीछे थे, लेकिन जैसे ही ये आंकड़े सामने आए कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर रख दिया कि राहुल गांधी के अपने यूट्यूब चैनल पर 10 लाख लोगों ने संसद का भाषण देखा है। उस वक्त नरेंद्र मोदी के बहुत कम थे बाद में, लेकिन अब वे बराबरी पर आ गए। उनके ट्विटर हैंडल्स देख लीजिए, दोनों के ट्विटर हैंडल को कंपेयर करके देख लीजिए, फॉलोअर्स में जमीन आसमान का फर्क है। राहुल गांधी के कितने हैं और नरेंद्र मोदी के कितने हैं, लेकिन जो ट्रैक्शन है, जो लोगों के व्यूज हैं, जो लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, रीट्वीट्स हैं, जब आप उनकी तुलना करेंगे तो लगेगा नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी मीलों आगे है। इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी को देख लीजिए, राहुल के इसी भाषण की अलग अलग रील्स लगी हैं। मेरे पास आंकड़े हैं, एकदम थोड़ा दूर रखे नहीं तो मैं एक एक आंकड़ा बताता। इंस्टाग्राम पर राहुल की संसद टीवी की जितने रील्स लगी हैं, किसी पर 5 लाख, किसी पर 8 लाख, किसी पर 3 लाख व्यूज हैं। नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम पर संसद का भाषण ही नहीं है, शायद एक आध कोई कतरन है, उसके भी व्यूज बहुत कम है। तो एक तो ये पैमाना हो गया कि इस देश के लोग किसे देखना चाहते हैं, किसे सुनना चाहते हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो आपने कहा कि नरेंद्र मोदी की इमेज बनाई गई थी। नरेंद्र मोदी की इमेज बनाने के लिए एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय पीआर एजेंसी थी, उसने 2012-13 से टेक ओवर किया नरेंद्र मोदी को। उनकी इमेज बनाने के लिए आपको अच्छी तरह याद होगा, हमारे दर्शकों को हम याद दिला दें, जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के प्रत्याशी घोषित हुए। उसके बाद उनकी एक इमेज बनाई गई जिसको लेजर इमेज के जरिए, वे बड़ौदा में एक जगह एक मंच पर भाषण दे रहे थे, 200 शहरों में मंच पर नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे थे लेजर इमेज के साथ। बड़ौदा के कॉलेज में लाल किले की प्राचीर बनाई गई, एक छद्म बनाया गया लाल किले का, उस पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री है, लेकिन ये प्रतिरूप बनाया गया कि कल को लाल किले की प्राचीर से यह आदमी भाषण देगा। और उसी दरमियान 2012-13 से लगातार आज तक राहुल गांधी की छवि को नष्ट करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, और उसमें एक बड़ी भूमिका भोंपू मीडिया की थी, जिसने राहुल गांधी के खिलाफ अभियान से चला रखा था। ऐसा लगता था जैसे सुपारी ले रखी है कांग्रेस और राहुल गांधी की, कांग्रेस मुक्त भारत, राहुल गांधी तो विकल्प नहीं है, राहुल गांधी सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं, कांग्रेस खत्म हो गई। अभी जुमा 4 रोज पहले इसी चुनाव में राजनाथ सिंह, डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज सिंह, मोदी सब ये कहा करते थे कि आने वाले दिनों में इस देश के बच्चे किताबों में पढ़ेंगे एक थी कांग्रेस। अब वो एक थी कांग्रेस तो नहीं बची, कांग्रेस तो पुनर्जीवित हो गई। फीनिक्स की तरह अपनी राख से राहुल गांधी ने उस कांग्रेस को खड़ा कर दिया। अब चुनौतियों का सवाल आता है। राहुल गांधी के सामने बाहर से चुनौतियां जितनी थी, बाहर से उतनी ही चुनौतियां पार्टी के भीतर भी थी। उनकी अपनी पार्टी में कभी G21 बन जाता था, G23 बन गया, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा से लेकर न जाने कितने नेता सवाल उठाया करते थे। तो राहुल गांधी ने उन सब चुनौतियों से पार पा लिया है। अब पार्टी के अंदर से उन्हें कोई चुनौती नहीं है। अब चुनौती बची है पार्टी के बाहर। एक तो ये कि उन्हें देश भर में अपनी स्वीकार्यता स्थापित करनी है। दूसरा, जो सहयोगी दल है जिनके साथ वे इस वक्त राजनीति कर रहे हैं, उन्हें लक्ष्य को प्राप्त करने तक, अपना टारगेट अचीव करने तक साथ बनाए रखना है। कोई भी कारण ऐसा न बने कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन या कुछ और नए संगी साथी अगर उन्हें जोड़ने हैं, वो एक सबसे बड़ी चुनौती है। हम नहीं कह रहे कि सरकार अभी गिर जाएगी साल 2 साल में, मध्यावधि चुनाव 2.5 साल में आ जाएगा। राहुल गांधी भी उस तैयारी में नहीं है। जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मैं समझ पाया उनकी राजनीति को, वे 2029 की तैयारी कर रहे हैं। ये 4.5 साल, 4 साल, 4.25 साल अभी बहुत लंबा अरसा है। इसमें न केवल उन्हें खुद को साबित करना है, बल्कि संगी साथियों को भी समेटकर साथ लेकर चलना है। खुद को साबित करने के लिए वे क्या कर रहे हैं? आपने भट्टा परसोल गिनाया
कितनी ऐसी घटनाएं हैं कि राहुल गांधी हमेशा से ही इतने सक्रिय थे। वे कभी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं थे। आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने उनको ऐसा पोर्ट्रे कर दिया कि वे अल्पकालिक राजनेता है, थोड़े समय पॉलिटिक्स करते हैं, विदेश चले जाते हैं। लेकिन अगर विदेश भी जाते हैं राहुल गांधी आज की तारीख में, तो वे कैम्ब्रिज या हार्वर्ड में संबोधित करने जाते हैं वहां के लोगों को। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। और अब हालत यह है कि कल जब हम सब लोग सो रहे थे अपने घरों में, जब प्रधानमंत्री क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें खिंचा रहे थे, बातचीत कर रहे थे, या ओलंपियन के साथ ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों से बात कर रहे थे, तब राहुल गांधी तड़के 5:15 बजे घर से निकलकर अलीगढ़ हाथरस पहुंच चुके थे। उस हादसे के पीड़ितों के आंसू पहुंच रहे थे। लौटकर भी वे घर नहीं गए। पायलट ट्रेन के लोको पायलट और को पायलट के साथ उन्होंने बातचीत की। फिर राष्ट्रपति भवन गए, सेना के अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति भवन में। आज गुजरात पहुंच गए। और क्या चाहिए एक विपक्ष के नेता से? मैं तो बार बार कहता हूं, अगर विपक्ष में बीजेपी होती, कांग्रेस सत्ता में होती, नरेंद्र मोदी नेता प्रतिपक्ष होते, और अगर वे इतना एक्टिव होते, वे जनता के दुख दर्द की बात करने जा रहे थे, लोगों की समस्या सुन रहे होते, हम उसका भी स्वागत करते। तो फिलहाल राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में, विपक्ष के नेता तो संसद में है, वे लीडर ऑफ अपोजिशन तो उनका एक संवैधानिक दायित्व और पद हो गया, लेकिन जनता के बीच में भी वे सबसे बड़े विपक्षी नेता के रूप में, सत्ता को चुनौती देने वाले नेता, जनता की बात करने वाले नेता, जनता के सुख दुख को सुनने के लिए सड़कों पर मजदूरों के बीच जाकर कन्नी हाथ में लेकर गारे मिट्टी को सानने वाले भी ऐसे नेता के रूप में खुद को स्थापित कर रहे हैं, जैसे नेता की इस देश को जरूरत थी। विपक्ष के एक ऐसे नेता की जरूरत थी, ऐसे एक विपक्ष की जरूरत थी जो सरकार से सवाल करे, लोगों की समस्याओं को सुने। सरकार का काम है सरकार चलाना, पर उसके सामने समस्या लेकर आना विपक्ष का काम है और मीडिया का काम है। मीडिया का हिस्सा है तो एक बड़ा हिस्सा तो कर नहीं रहा। हम लोग उस जिम्मेदारी को भी निभा रहे हैं और विपक्ष का एक नेता निभा रहा है। जी जी, जाहिर सी बात है। और आपने एक तरह से पूरी तस्वीर जो है वो सामने रख दी। लेकिन सवाल उसके बाद ये खड़ा हो रहा है कि क्या राकेश जी इतनी छोटी हो गई है अब ब्रांड मोदी कि वो, अगर हम देखें कि अभी की अगर बात करें तो 1.5 लाख रुपए से जीत पाए एक तरह से, जहां 10 लाख का टारगेट दिया गया था। और इसके अलावा जितने भी टारगेट्स रखे गए थे वो सब तो ध्वस्त हो गए। लेकिन ब्रांड मोदी इस तरह से ध्वस्त हुई है कि अब उनके जो नेता हैं खुद, उनके स्वर जो हैं वो बुलंद हो गए हैं। जो सिर्फ सर झुकाकर रहते थे अब वो सर उठाने लगे हैं। और वही नहीं, जो घटक दल है, छोटे छोटे दल जिनकी एक एक सीट भी जो आई हुई है, वो भी इस तरह से चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी को ना सिर्फ राहुल गांधी ब्रांड से का जवाब देना है, और कैसे वो जवाब दें इसकी तैयारी करनी है, उनकी समझ नहीं आ रहा है अभी आखिर इससे कैसे डील करें। बल्कि जो उनके घटक दल हैं और जो पार्टी के अंदर से जो स्वर उभर रहे हैं, उनको कैसे वो डील करें वो भी उनकी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी की सियासत करने की वो फितरत ही नहीं रही, मुख्यमंत्री से लेकर जब तक वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या ब्रांड मोदी, अब पार्टी में भी ये मैसेज पूरा क्लियर है, घटक दलों में भी पूरा ये क्लियर है मैसेज कि डिपेंडेंट सरकार है। इस बार 2024 में नरेंद्र मोदी के चेहरे को जनता ने नकारा है, और अब आप खुलकर उनसे ना सिर्फ बात कर सकते हैं बल्कि पूरे तौर पर आप नेगोशिएट करिए, और ये भी मैसेज दीजिए कि आपके नाम पर वोट नहीं मिला हमें। देखिए, राहुल गांधी ने इस मुद्दे को भी अलग तरीके से छेड़ दिया है। उन्होंने आज गुजरात में जैसे कहा, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कहा कि नरेंद्र मोदी को उनके सामने बैठे हुए लोग भी पसंद नहीं करते, उनकी पार्टी के लोग नहीं चाहते उन्हें, और कार्यकर्ता नेता सब डरे हुए हैं, कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने यहां तक कह दिया, एक हमारी पार्टी है, या तो हमारा कार्यकर्ता हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट से सवाल कर सकता है, मुझ राहुल गांधी से अपना नाम लेकर उन्होंने कहा, राहुल गांधी से कह सकता है कि ये बात आपकी पसंद नहीं है, या आपकी ये रीति नीति हमें पसंद नहीं है। राहुल गांधी ने बीजेपी के नेताओं के जमीर को जगाने की भी कोशिश की है। एक तरह से इसको मैं सियासी हरकत मानूंगा। उन्होंने एक तरह से बीजेपी के नेताओं के भीतर एक जिज्ञासा जगाने की कोशिश की है, उनके जमीर को जगाने की, क्षमा कीजिए, उनके जमीर को जगाने की कोशिश की है कि भाई तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? अगर मोदी जी गलत रीति नीति चला रहे हैं,
उनका अहंकार इतना बड़ा है, तो आप में से किसी की हिम्मत नहीं है किसी दिन पार्टी की बैठक में खड़े होकर कहो। लेकिन उनके अपने घटक दलों की ओर से तो शुरू हो गई है तैयारी। महाराष्ट्र के पोस्टर्स का आपने जिक्र किया, दो तरह के पोस्टर आए। एक पोस्टर तो वो था जिसमें वहां के मुख्यमंत्री और दो मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें हैं, ऊपर बाला साहब ठाकरे और नरेंद्र मोदी की स्टाम्प साइज की फोटो है, इतनी सी। एक और पोस्टर लगा हुआ है जो लैंप पोस्ट पर लगते हैं, छोटा होर्डिंग है, रविंद्र सरनायक नेता है वहां के, उनके पोस्टर में तो नरेंद्र मोदी है ही नहीं। तो कम से कम सवाल पूछने की बजाय उन्होंने ये हिम्मत तो जताई, जैसा आपने अभी इंट्रो में अपने कहा था कि महाराष्ट्र में जहां जहां प्रचार करने गए नरेंद्र मोदी 17 सीटों पर 14 सीटों पर बीजेपी हार गई। महाराष्ट्र के लोगों को चिंता हो रही है। बीजेपी और शिवसेना, एकनाथ शिंदे की पार्टी जो है, या अजित पवार की पार्टी, उन्हें लग रहा होगा कि अब महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी के नाम पर अगर चुनाव लड़ा तो हमारी नैया डूब जाएगी, तो अभी से उनकी फोटो हटाना शुरू कर दिया। एक और इशारे का जिक्र करना चाहता हूं, आप पार्टी के भीतर की बात कर रहे हैं। शिवराज सिंह ने एक बयान दिया है, उसकी दुधारी तलवार को महसूस करके देखिए। वे बात कर रहे हैं झारखंड की, वे कह रहे हैं चंपई सोरेन का क्या अपराध था कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्हें हटा दिया। लेकिन इशारों इशारों में शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी को भी ये इशारा कर रहे हैं, मेरा क्या अपराध था कि मुझे आपने मुख्यमंत्री नहीं बनाया 5वीं बार। ये बड़ी बात है। इस तरह की इशारेबाजी पार्टी के नेता धीरे धीरे करना शुरू कर रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश भी उदाहरण है इसका। वहां केंद्रीय मंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली और नरेंद्र मोदी की पसंद से अब अधिकारियों को नहीं रख रहे हैं, अपनी मर्जी से प्रशासनिक जमावट कर रहे हैं। एक और बात, आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई है। यह भी इतिहास में पहली बार होगा कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, अपने गठबंधन दल का नेता बन गया, शपथ ले ली, संसद का एक सत्र पूरा हो गया, लेकिन वो खुद अपने संसदीय दल का नेता अब तक नहीं चुना गया है। क्या इसके पीछे वही वाला डर तो नहीं है जिस डर के लिए राहुल गांधी, जिस डर को पार्टी के भीतर, बीजेपी के भीतर के नेताओं के मन में जो डर है, राहुल गांधी उसे हटाकर उन्हें उकसाना चाह रहे हैं कि भाई संसदीय दल की बैठक में कोई तो बोले, कोई तो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे। कम से कम इतना सवाल तो उठाए ही कि आपने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा था, आपने जो दावा किया था 400 सीट का, आपने खुद को अविनाशी अवतार कहा था, वो गलत था। अगर बैठक में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, कोई एक व्यक्ति इतना भी कह देगा तो ब्रांड नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के भीतर भी पूरी तरह चकनाचूर हो जाएगा। राहुल गांधी इसी चिंगारी को तो हवा दे रहे हैं, पंखा चल रहे हैं कि पार्टी के भीतर जो चिंगारी धीरे धीरे सुलग रही है, उसको हवा दी जाए तो थोड़ा और सुलगने लगे। तो ये राजनीति के दांव पैंच है जो राहुल गांधी अब सीख चुके हैं। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ब्रांड राहुल धीरे धीरे करके ब्रांड नरेंद्र मोदी को चुनौती देगा, दे चुका है, अच्छी चुनौती दी है, और ब्रांड मोदी अब धीरे धीरे बहुत छोटा होता जा रहा है। जी बिल्कुल, और ये साफ तौर पर दिख भी रहा है और हर तरीके से दिख रहा है। और एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो डेब्यू किया है राहुल गांधी ने, उसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं रहा होगा। जो उनकी स्पीच में जो कॉन्फिडेंस था, वो अब से पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं देखने के लिए मिला। और जो वो उनका एक भाषण है, जब नरेंद्र मोदी उठते हैं और उठकर वो कहते हैं कि आप पूरे हिंदू समाज को आप जिस तरह से जो कह रहे हैं वो बात, उस पर जो जब राहुल गांधी उठते हैं और नई नई करके जो कहते हैं, वो एक तरह से एक वैचारिक तौर पर जो चैलेंज किया था, जो नरेंद्र मोदी की पूरी ब्रांड, जो उनकी विचारधारा जिस पर अब तक वो जीतते आए, उस सब को वो एक तरह से उस वक्त राहुल गांधी ने पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया था। और यही वजह है कि चाहे कितने भी प्रदर्शन किए गए, कुछ भी किया गया, उसका कोई असर, उसका कोई फर्क अब देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तमाम प्रोपेगेंडे भी और नेगेटिव कैंपेन भी, सब कुछ राहुल गांधी के सामने अब ध्वस्त होती हुई बीजेपी की नजर आ रही है। इसके साथ साथ राकेश जी, ये भी लोगों को समझ में आ रहा है और दिख रहा है कि एक प्रधानमंत्री की तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। और राहुल गांधी
जो प्रधानमंत्री नहीं है, पहली बार नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं? वो मजदूरों के बीच में जा रहे हैं, वो लोको पायलट जो है उनके बीच में जा रहे हैं, वो हाथरस के पीड़ितों के बीच में जा रहे हैं, वो कारपेंटर्स के पास जाते हैं, वो जहां जहां जो भी मुमकिन होता है वो वहां वहां जाकर लोगों का ना सिर्फ दर्द साझा करते हैं, बल्कि उनको ये यकीन भी दिलाते हैं कि कोई है जो उनके साथ खड़ा है। और मणिपुर, जिसका नाम तक लेना भी बर्दाश्त नहीं करते हैं मोदी जी, इतने प्रेशर के बावजूद भी अब एक बार फिर से राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं और तीसरा दौरा है राहुल गांधी का, जिस तरह के सोर्सेस से अब तक खबर पता चली है। और दूसरी तरफ अभी भी नरेंद्र मोदी उन्हीं इवेंट्स में बिजी हैं, कभी ओलंपियंस जो है उनसे वो बात करते हैं, कभी क्रिकेटर्स से बात करते हैं, तो कभी किसी और इवेंट में वो बिजी नजर आते हैं, यानी कि वो अपनी उस छवि से उभर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये भी तो लोगों की समझ में आ रहा है राकेश जी। और आने वाले 4 राज्यों के जो चुनाव हैं, वहां पर ये कड़ा मैसेज लोगों के पास जो पहुंच गया है, वो और ज्यादा मजबूती से राहुल गांधी एक बार फिर से पहुंचा रहे हैं। क्या प्राथमिकताएं देखिए, तीसरी बार बने प्रधानमंत्री की और दूसरी तरफ राहुल गांधी की। देखिए, हमें ऐसा लगा था कि 4 जून के नतीजों ने जो संदेश दिया है, जो पैगाम दिया है, नरेंद्र मोदी उसे समझेंगे, स्वीकार करेंगे, उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि मतदाता आखिर कह क्या रहा है उनसे। मतदाता ने उन्हें जो चिट्ठी लिखी है उसमें लिखा क्या है, हमें ऐसी उम्मीद थी। लेकिन संसद में उस दिन दिए गए उनके भाषण और उसके बाद आज की तारीख तक उनकी गतिविधियां, उनके क्रियाकलाप, उनकी प्राथमिकताएं ये बता रही हैं कि उन्होंने उस चिट्ठी के मजमून को पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने पढ़ा ही नहीं है कि इस देश की जनता ने उनकी सांप्रदायिक राजनीति को खारिज कर दिया है। उन्होंने पढ़ा ही नहीं कि उस चिट्ठी में लिखा है कि आप विपक्ष का सम्मान करें, उसे हमने सम्मानजनक दर्जा दिया है। इसके बावजूद वे विपक्ष के नेता की खिल्ली उड़ाते रहे। जनता ने उस चिट्ठी में लिखा है कि आप जनता के मुद्दों पर, उसके मुद्दों पर बात करें, मणिपुर पर बात करें, नीट पर करें, अग्निवीर पर जवाब दें, महंगाई पर बात करें, बेरोजगारी पर बात करें। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस सब को न पढ़ा, न गुना, न समझने की कोशिश की। यही वजह है कि वे अपनी पुरानी राजनीति पर ही आ गए, उसी ढर्रे पर। मैंने तो उसको टर्निंग पॉइंट माना था कि संसद में नरेंद्र मोदी किस तरह बोलते हैं वो तय कर देगा कि अगले 5 साल में किस तरह की राजनीति करने जा रहे हैं। और उस दिन उन्होंने हमारी उम्मीद के मुताबिक वैसा ही किया जैसा वे 10 साल से करते आ रहे थे। जनता के किसी सवाल की बात नहीं की उन्होंने। शोले फिल्म के डायलॉग सुनाए, बचपन में मोहल्ले की चौपालों पर और दादी नानियों के किस्सों में जो कहानियां होती हैं वो सुनाई उन्होंने, जिनका देश की राजनीति से, देश की मौजूदा समस्याओं से कोई रिश्ता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वे ऐसी राजनीति करते रहे और राहुल गांधी जनता की प्राथमिकता के साथ खड़े रहे, आज भी वे गुजरात में राजकोट के पीड़ितों के परिवारों से मिल रहे हैं, जितने लोग उसमें प्लेइंग जोन में अग्निकांड में मारे गए थे। वे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हवालात में उनके परिजनों से मिल रहे हैं। कांग्रेस उस कार्यालय में बैठे संदेश देने के लिए कि आपने कांग्रेस कार्यालय पर पथराव किया था, आपने हमला किया था हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, और मैं देश का नेता यानी अपनी पार्टी का नेता हूं, उस नाते में अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हूं। ये प्राथमिकता है राहुल गांधी। राहुल गांधी जाते जाते कल दिन भर के अपने इतने आपाधापी वाले दिन में एक और वीडियो बना जाते हैं अग्निवीर पर, फिर बता देते हैं कि मुआवजे और बीमा में क्या फर्क है। और एक नेता से क्या उम्मीद करनी चाहिए? उसकी प्रायोरिटीज, उसकी प्राथमिकताएं इससे स्पष्ट है। अब ये देश की जनता को तय करना है कि उसे कैसी राजनीति चाहिए। जनता के मुद्दों पर राजनीति चाहिए, उसके सुख दुख की बात करने वाला नेता चाहिए, या फिल्मी कहानियां संसद में खड़े होकर सुनाए, फिल्मों की मिमिक्री करे विपक्ष के नेताओं की, वैसा नेता चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं, नरेंद्र मोदी अगर ऐसी ही राजनीति करते रहे तो बची खुची कसर भी पूरी हो जाएगी। अगर उन्होंने अपनी राजनीति को नहीं जी अगर उन्होंने खुद को नहीं सुधारा, खुद की राजनीति को नहीं सुधारा, तो ये जो अभी सीटें आई हैं ये इससे भी कम रह जाएंगे। अगर सरकार 5 साल चला भी ली तो, यद्यपि अभी तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे बड़े सहयोगियों की बड़ी बड़ी मांगों को वे कैसे पूरा करेंगे। 1 अरब रुपए की इमदाद मांगकर गए चंद्रबाबू नायडू कल,
और जिसका कोई फोटो भी ट्वीट नहीं कर पाए नरेंद्र मोदी जी। ऐसा पहली बार हुआ होगा कि अपने सहयोगी दल के मुख्यमंत्री की मुलाकात के बारे में सरकार और प्रधानमंत्री मौन है। तो इन चुनौतियों से जब पार पाएंगे तब तो 5 साल सरकार चला पाएंगे। जी बुशरा साहब। बिल्कुल। तो एक तरफ तो आम बजट है, उसकी टेंशन अलग हो रही होगी कि उस बजट को किस तरह से लाया जाए, कैसे लोक लुभावन वादे फिर से लोगों के सामने रखे जाएं और बताया जाए कि तीसरी बार देखिए सरकार बनी है तो आपके वारे न्यारे हो रहे हैं। वो तो एक अलग टेंशन है, लेकिन एक अलग से बजट जो उन्हें बनाना है चंद्रबाबू नायडू का, उसकी उनको अलग टेंशन हो रही होगी कि उस बजट को वो किस तरह से पारित करें और कैसे उनकी मांगों को पूरा करें, क्योंकि वो साथ साथ में चैलेंज भी देते हुए नजर आ रहे हैं। वो रेवंत रेड्डी से जिस तरह से वो मिल रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने मुलाकात की एक तरह से डंके की चोट पर, तो वो भी साफ तौर पर एक चैलेंज ही है कि हम भले ही आपके साथ हैं लेकिन दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास खुला हुआ है। अगर इधर नहीं तो उधर जाने में हमें कोई गुरेज नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत हार्ड बार्गेनर हैं चंद्रबाबू नायडू। और विचारों की अगर हम बात करें तो शायद उनके लिए उतने मायने नहीं रखते हैं, लेकिन उनकी जो सियासत है उनके स्टेट की, वो पूरी तरीके से अलग है, भिन्न है जो सियासत नरेंद्र मोदी करते हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे संक्षेप में राकेश जी की, क्या जो डरो मत की जो बात लगातार राहुल गांधी करते रहे हैं, क्योंकि 10 साल में नरेंद्र मोदी ने अगर सबसे ज्यादा कुछ परोसा है तो वो है डर। डर हर तबके में, जनता में डर कि वो अपनी बात को ना कह पाए, पत्रकारों में डर वो खुलकर बोल ना पाए, नेताओं में डर कि वो जनता के मुद्दों को ठीक से ना उठा पाए, कैसे उनके घर पर एजेंसीज भेज जा रही हैं, यहां तक कि खुद अपनी पार्टी के नेताओं के अंदर उन्होंने भय किस तरह से डाला है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दो चेहरे लगातार इन्होंने 10 साल या उससे पहले भी अगर कोई काम किया है तो वो है सबसे ज्यादा डर फैलाने का। और उसी डर पर चोट कर रहे हैं राहुल गांधी, लगातार अपने कार्यकर्ताओं से भी कह रहे हैं, लोगों से भी कह रहे हैं कि डरो मत, क्योंकि डर के आगे जीत है। क्या इस मैसेज को वो सही से लोगों के अंदर, जहन में, अपने कार्यकर्ताओं के अंदर पहुंचा पा रहे हैं? और ये सही चोट है, क्योंकि डर ही तो है जो सबसे ज्यादा बेचा गया है इन सालों में। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, बीजेपी और आरएसएस ने पिछले 10 सालों में समाज में हर तरह का डर कायम किया है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, वैचारिक। जो भी उनसे असहमत है वो देशद्रोही है। जो सरकार से कोई मांग करे वो अर्बन नक्सल है, वो पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, और भी ना जाने क्या क्या। बहुत प्रधानमंत्री के अपने मुंह से वो कौन सा खान मार्केट गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब चीजें समाज के भीतर एक भय को व्याप्त करने के लिए की गई कि जो उनके साथ नहीं है उसे डरा कर रखो। और जो लोग नहीं डरे उनमें से बहुत सारे लोग जेलों में हैं। आज भी कई लोग जेल में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है। एक मुख्यमंत्री अभी इस हफ्ते ही छूट कर आए जेल से। कितने सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र नेता जेल में है, पत्रकार जेल में है। कुल मिलाकर इसके जरिए उन्होंने अपनी सत्ता को मिलने वाली चुनौतियों को रोकने की कोशिश की। उन्हें लगा कि हम एक तानाशाही शासन चलाएंगे, हमें कोई चुनौती न दे, हमसे कोई सवाल ना पूछे। पार्टी के भीतर तो लोग डर गए तो लोग सवाल नहीं करते। बिल्कुल स्पष्ट बात है। मैं बार बार कह रहा हूं, जिस दिन संसदीय दल की बैठक होगी, कोई एक नेता भी अगर खड़े होकर ये पूछ लेगा, मोदी जी आपने ये जो भाषण दिया था मछली मटन मंगलसूत्र वाला, भैंस वाला, ये तो ठीक नहीं था, सिर्फ इतना ही अगर कह देगा तो मोदी की का इकबाल जमींदोज हो जाएगा पार्टी के भीतर। बाहर तो हो ही चुका है। तो राहुल गांधी ने उस अभय के संदेश को दिया जो गांधी जी का संदेश था। सभी धर्मों के आराध्यों को के जरिए, जितने पैगंबर, भगवान, सबके जरिए, अल्लाह ताला के जो पैगंबर हजरत मोहम्मद, गौतम बुद्ध, महावीर, स्वामी, वाहेगुरु, सबके जरिए राहुल गांधी ने शिव जी को अपना पहला प्रतीक लिया और उसके बाद सबके जरिए देश को संदेश दिया। तो देखिए, ये भी एक राजनीतिक समझ है। राहुल गांधी जानते हैं कि आध्यात्मिक देश है, धार्मिक और आध्यात्मिक होने में फर्क है। बीजेपी और आरएसएस, नरेंद्र मोदी धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, वो दूसरे से नफरत करने की राजनीति करना चाहते हैं। आध्यात्म तो सबका सम्मान करने का पाठ पढ़ाता है। राहुल गांधी ने आध्यात्मिक रास्ते से लोगों को निडर होने का संदेश दिया। लोगों का डर हटाने के लिए वे सिर्फ राजनीति की बात करते तो शायद असर नहीं होता। उन्होंने सभी धर्मों के प्रतीक लिए,
सभी धर्मों के भगवानों को के नाम लेकर उनकी तस्वीरें दिखाकर लोगों को समझाया, तो लोगों के भीतर का डर खत्म हुआ है। और ये आपको अगर देखना हो तो इसका पहला प्रमाण तो संसद ही है। संसद में अकेले अकेले एक सांसद चंद्रशेखर रावण हो, पप्पू यादव हो और महुआ मोइत्रा हो, जो जिनके 5, 10, 6 सांसद भी हैं, या अकेले अकेले अपनी पार्टी के सांसद भी हैं, वे किन तेवरों में प्रधानमंत्री को संबोधित कर रहे हैं, सरकार से कैसे आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। याद कर लीजिए 4 जून से पहले की पिछली लोकसभा की संसद, उसके नजारे याद कर लीजिए। लोग संसद के भीतर तक डरे हुए रहते थे। आज स्थिति ये है कि गृह मंत्री जिनसे पूरा देश डरता था वे संरक्षण मांग रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष से हाथ जोड़कर संरक्षण मांग रहे हैं। ये नौबत आ गई है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में किसी को भी किसी से नहीं डरना चाहिए, हमसे भी किसी को नहीं डरना चाहिए, मीडिया से भी किसी को नहीं डरना चाहिए, प्रशासनिक तंत्र से, पुलिस से, राजनेताओं से, शासन से। लोकतंत्र तो है ही समानता का आधार कि सब बराबर है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे आम मतदाता हो। राहुल गांधी ने इसी मर्म पर चोट की है कि डरो मत, डराओ मत। वे खुद तो डराते भी नहीं है किसी को। हाँ, आजकल वे नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लगातार डरा रहे हैं, उन्हें दो स्वप्न ला रहे हैं कि गुजरात में हरा देंगे, सरकार नहीं चलेगी, ये नरेंद्र मोदी हार जाते हैं बनारस में। ये सब डराने वाली तकनीक है। तो ये राजनीतिक तो ठीक है, दांव पैच है ये, इसमें भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, किसी से नफरत करने का काम नहीं कर रहे। राहुल गांधी अगर इस संदेश को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब होंगे तो भविष्य में राजनीति इस देश की बिल्कुल बदल जाएगी। सरकार में आए नहीं आए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने न बने, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश में और समाज में एक अभय निर्भय वातावरण बनाने में राहुल गांधी सफल होंगे, सफल हो रहे हैं लगातार। उनकी हर दिन की कोशिश ये बता रही है कि वे कैसा समाज, कैसा लोकतंत्र चाहते हैं। वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि कोई किसी से डरे नहीं। जी बुशरा जी। बिल्कुल। और ये फ़र्क भी साफ है, जब हम ये बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री बने न बने राहुल गांधी, तो ये फ़र्क भी साफ है कि एक तरफ एक ऐसा शख्स है जिसको पद के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता और पद उनसे छूटता नहीं है। दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स है जिसको पद की कोई लालसा ही नहीं है। ज़बरदस्ती प्रेशर बना के उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है। प्रधानमंत्री बनने में, पावर हासिल करने में उनमें इस तरह का किसी तरह की कोई उनकी ऐसी प्राथमिकताएं ही नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ विचारों के आधार पर देश को बदलने में लगे हुए ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश पाठक जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने